जांच कर रहा है। इधर शहर के किसी कोने में दो प्रोफेशनल हत्यारे मेरी घात लगाए बैठे थे। उन्हें किसी ने मेरी सुपारी दी थी। उन्हें लग रहा था कि मुझ जैसे एक मामूली स्टूडेंट को खत्म करने के लिए दोनों 5 स्टार ऑपरेटिव्स को भेजना बहुत बड़ी बेवकूफी है। उनका प्लान था कि वो किसी सुनसान जगह पर मेरा काम तमाम कर दे ताकि उनकी रेटिंग अच्छी बनी रहे। तभी रास्ते में मुझे शाओ हो मिला। वो भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे गॉडफादर कहकर पुकारने लगा। उसने कहा कि उसे पता चला था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आया। जैसे ही उसने मुझे गॉडफादर कहा, मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। बधाई हो, मेरा मेनी चिल्ड्रन वाला टास्क आखिरकार पूरा हो चुका था। मैंने शाओ हो से कहा कि अब कोई बात नहीं है, वो वापस जाकर अपना काम पूरा कर सकता है। सिस्टम ने मुझे इनाम के तौर पर एक नई स्किल दी, बकेट डैश। मुझे पहले तो लगा कि ये कैसा मजाक है, क्या बाल्टी लेकर भागना भी कोई स्किल होती है? लेकिन सिस्टम ने बताया कि अगर मैं बाल्टी लेकर भागते वक्त इस स्किल का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी स्पीड 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही है। मैं अंकल के घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे सामने एक आदमी आ गया। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वो मुझे खत्म करने आया है। उसे लगा कि मैं डर के मारे कांप रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। उसने चिल्लाकर अपनी ताकत जमा की और मुझ पर पावर पंच दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। मैं अपनी जगह पर खंभे की तरह खड़ा था। उसने हैरानी से मुझसे पूछा कि मुझ में इतनी ताकत कहां से आई। उसे महसूस हुआ कि मैं तो डंजन के 2 स्टार मॉन्स्टर्स से भी कहीं ज्यादा सख्त हूँ। उसे अपनी चोट पर यकीन नहीं हो रहा था। एक 5 स्टार हत्यारा होने के नाते उसे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा। मैंने ठंडे दिमाग से उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उसने बताया कि किसी ने प्लेटफॉर्म पर मेरी सुपारी का ऑर्डर दिया है। उसने मुझे सलाह दी कि मैं विरोध न करूं तो वो मेरा काम जल्दी और आसानी से तमाम कर देगा। तभी मुझे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो दूसरा हत्यारा था और मुझे उसके आने का एहसास तक नहीं हुआ था। मुझे समझ आ गया कि ये दोनों मामूली नहीं हैं। मैंने उनसे मोलभाव करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं उन्हें डबल पैसे दूंगा, बस वो जाकर उसे मार दे जिसने मेरी सुपारी दी है। लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रोफेशनल इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने कहा कि उनका रिकॉर्ड बेदाग है और उनके लिए पैसे से ज्यादा उनकी साख जरूरी है। उसने फिर से मुझ पर पावर पंच से हमला किया, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने पलक झपकते ही उसके मुक्के को चकमा दे दिया। वो देखता ही रह गया और मैंने बस इतना कहा, बहुत स्लो हो। वो दोनों थीफ क्लास के थे और फुर्ती और रफ्तार उनकी खासियत थी। मुझे पहली बार असली प्रोफेशन से लड़ने का मौका मिला था और मुझे समझ आ गया कि हर क्लास की अपनी अलग ताकत होती है। मामला अब सच में मुश्किल होने वाला था। वो चिल्लाकर बोले कि इसे जल्दी खत्म करते हैं और मुझ पर झपट्टा मारा। उन्हें लगा कि मैं बहुत मासूम हूँ। मैंने वहाँ से भागना शुरू किया तो वो मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनकी रफ्तार के सामने मेरा भागना बेवकूफी है। मुझे भी लग रहा था कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो वो मुझे देरसवेर पकड़ ही लेंगे। तभी मेरी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कैंची और चाकू तेज कर रहा था। मैंने बिना सोचे समझे उसकी एक बाल्टी उठा ली। हत्यारों ने पीछे से चिल्लाकर कहा कि अब मैं उनके चंगुल से नहीं बच पाऊंगा। तभी मेरा स्किल शुरू हो गया। जैसे ही मैंने बाल्टी पकड़कर भागना शुरू किया, मेरी रफ्तार अचानक 10 गुना बढ़ गई। मैं पलक झपकते ही उनकी नजरों से ओझल होने लगा। वो बूढ़ा आदमी पीछे से चिल्लाता रहा कि मेरी बाल्टी वापस करो। बाल्टी हाथ में होने की वजह से मैं अब उनसे कोसों दूर निकल सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत एक शक उठा। ये दोनों हत्यारे सिर्फ एक 5 स्टार रेटिंग के लिए मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों हैरान थे कि मुझ जैसा मिड एकेडमी का छात्र इतनी तेज कैसे भाग सकता है। मुझे लगा कि आगे की परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। मैं अचानक रुक गया। उन्हें लगा कि शायद मैं अब थक गया हूँ और मैंने अपनी किस्मत मान ली है। उनमें से एक बोला कि अब मैं कहीं नहीं छिप सकता। मैंने मुस्कुराकर कहा कि भागने में तो मैं तेज हूँ ही, लेकिन अगर तुम मुझे छू भी पाए तो मैं हार मान लूंगा। मैंने तुरंत अपनी सबसे बड़ी चाल चली और गधों के उस सैलाब को पुकारा जिसकी खबर न्यूज में चल रही थी। अचानक वहाँ अनगिनत गधों का झुंड आ गया। वो दोनों समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ और गधों के नीचे कुचलकर खत्म हो गए। अफसोस इस बात का था कि मैं ये नहीं जान पाया कि उन्हें आखिर भेजा किसने था। मैंने उस बूढ़े आदमी को उसकी बाल्टी वापस कर दी, लेकिन वो अब अपनी बात से पलट गया था। उसने नाटक शुरू कर दिया कि मेरे गधे ने उसे मार दिया है। वो जमीन पर लेट गया और मुझसे $1,00,000 की मांग करने लगा। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसने कहा कि मैंने उसे डरा दिया है, इसलिए मुझे पैसे देने ही होंगे। तभी मैंने वेई बिहुई को फोन लगाया और उससे कहा कि मुझे तुरंत $50,00,000 ट्रांसफर करो, मुझे किसी का काम तमाम करना है। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं अभी पैसे मंगवा रहा हूँ और फिर अपने गधे को बुलाया। वो आदमी
आदमी समझ गया कि मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ बल्कि बहुत बेरहम हूँ। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझ जैसे खिलाड़ियों को ठगना इतना आसान नहीं है। उधर बिजली के देवता थोर की गूंज सुनाई दे रही थी। उनकी ताकत इतनी विनाशकारी थी कि पास खड़े योद्धा भी खौफ से कांप रहे थे। थोर सालों से एक खतरनाक डेमन रेन को अकेले अपनी ताकत से दबाए हुए थे। उन्हें खबर दी गई कि सभी एकेडमी के ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं और सेक्टर 16 में कुछ अजीब हुआ है। उन्हें बताया गया कि सुचेन नाम के एक छात्र ने 1388 पॉइंट्स हासिल किए हैं। थोर का रिकॉर्ड भी उस वक्त इतना नहीं था। ये सुनकर वो भी दंग रह गए और बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बाद में मुझे पता चला कि मेरा मामला बिजली के देवता थोर के सामने पहुंच चुका था। स्टार टावर एलायंस के एक आदमी ने उन्हें जाकर बताया कि ये मामला सिर्फ एक हाई स्कोर का नहीं है। उसने थोर को समझाया कि ट्रायल के दौरान वो सीक्रेट रेम अचानक 1 स्टार से 2 स्टार डंजन में बदल गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मुझ जैसे एक क्लासलेस इंसान ने, जिसके पास कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं थी, उस 2 स्टार डंजन में 1388 पॉइंट्स हासिल किए थे। उस आदमी ने थोर से पूछा कि क्या मेरी जांच की जानी चाहिए। उसे लगा कि शायद मैंने कोई गुप्त क्लास हासिल कर ली है या मेरे पास कोई अनोखी शक्ति है। लेकिन थोर ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में हजारों तरह की क्लासेस हैं और हर क्लास के अपने राज होते हैं। हर इंसान को अपनी किस्मत से अलग अलग मौके मिलते हैं, इसलिए हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। थोर ने आदेश दिया कि मेरे बारे में घोषणा वैसी ही की जाए जैसा सच है, सुचेन क्लासलेस और बिना किसी रैंक के। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुझे एक ऐसा इनाम दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मुझे तियानकिंग एकेडमी में सीधे एडमिशन की योग्यता दे दी। ये सुनकर एलायंस का वो आदमी दंग रह गया, क्योंकि पूरे साल में पूरे इलाके से सिर्फ 3 ही छात्रों को ऐसा मौका मिलता था। थोर को मुझ जैसे क्लासलेस इंसान में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने एक बहुत पुरानी बात याद दिलाई कि बहुत पहले जब ये स्टार टावर नहीं था, तब दुनिया के सभी इंसान क्लासलेस ही हुआ करते थे। इधर मेरे पास अब वे बिहुई से मिले हुए 1 करोड़ स्टार कॉइन्स थे। इतने पैसों के साथ मैं अब चाचा चाची के घर से पूरी तरह बाहर निकल सकता था और आजादी से रह सकता था। इस शरीर की पुरानी यादें भी हमेशा से यही चाहती थीं। बस पहले मेरे पास खुद के दम पर रहने का कोई जरिया नहीं था। मैं चाचा चाची के घर की तरफ बढ़ा। उधर घर पर चाची गुस्से में फटी जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत देर कर चुका हूँ। वो चाचा पर चिल्ला रही थी कि मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया जाए। चाचा थोड़े फिक्रमंद थे और कह रहे थे कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, सुचेन जरूर आता होगा। लेकिन चाची का मन बदल चुका था। उन्हें लग रहा था कि मैं सिर्फ उनके घर पर कब्जा करके बैठना चाहता हूँ। उन्होंने साफ कह दिया कि आज हमें उससे सारे रिश्ते तोड़ देने होंगे। वो चाचा को सामान के साथ सावधानी बरतने के लिए भी डांट रही थी। तभी मैं अंदर पहुंचा। मैंने कहा, नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। चाची ने झिड़कते हुए कहा कि नमस्ते को मारो गोली, जब तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा वो ठीक महसूस नहीं करेंगी। उन्होंने बहुत रूखेपन से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखकर शांत आवाज में कहा कि मैं समझता हूँ और मैं यहाँ आप लोगों को यही बताने आया हूँ कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। चाचा घबरा गए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि सुचेन, इतनी जल्दी क्या है, पहले कहीं कमरा किराए पर ले लो फिर जाना। लेकिन चाची ने तुरंत उनका मुंह बंद करा दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि हमारा अब इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है, ये जहाँ चाहे रहे, वो इसकी अपनी समस्या है। मैंने कुछ फल चाचा और चाची के लिए वहाँ मेज पर रख दिए और कहा कि मैं अब निकलता हूँ। चाची ने उन फलों को कचरा कहते हुए चिल्लाया कि इतने सालों तक मुझे पालने का एहसान मैं सिर्फ थोड़े से फल देकर चुका रहा हूँ। वो मेरे उस छोटे से तोहफे का मजाक उड़ा रही थी। उस पल मुझे लगा कि यहाँ से चले जाना ही मेरे लिए सबसे बेहतर फैसला था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं चाची को एक ऐसा सबक सिखाऊं कि वो अपनी औकात याही, और कहा कि मेरी औकात हुआंग कान के बराबर कभी नहीं हो सकती। हुआंग कान भी हंसने लगा और बड़े घमंड से बोला कि चाहे मैं उसे याद रखूं या न रखूं, उसके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। हुआंग कान अपना आपा खो बैठा और मुझे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। उसे लगा कि वो मुझ पर हमला कर देगा, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने उसे एक जोरदार टक्कर दी। चाची और युतिंग की चीखें निकल गयी। हुआंग कान को यकीन नहीं हुआ कि मुझ जैसे एक मामूली लड़के ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। वो गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया कि अब मेरा खेल खत्म है। हुआंग कान एक स्वॉर्ड समैन था। युतिंग कहने लगी कि हुआंग कान की एक ही तलवार की वार से 100 फूल झड़ जाते हैं और मुझ जैसा क्लासलेस इंसान खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। चाचा मुझे रोकने के लिए चिल्लाए, लेकिन हुआंग कान मुझ पर झपटा। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआंग कान मेरे सामने बिल्कुल बेबस खड़ा था। वो खुद को बचा तक नहीं पा रहा था। मैंने उसे दबोच रखा था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने उससे ठंडी आवाज में पूछा कि क्या इतना काफी है या
अभी और चाहिए। चाची घबराकर चिल्लाने लगी कि मैं हुआंग कान को छोड़ दूं क्योंकि उसका परिवार बहुत ताकतवर है। हुआंग कान ने भी घमंड में चिल्लाकर कहा कि मैं अभी के अभी घुटनों पर बैठ जाऊं, वरना वो अपने परिवार की पूरी ताकत लगा देगा मुझे बर्बाद करने के लिए। मैंने सोचा कि देखते हैं किसकी बात में ज्यादा दम है, इसके घमंड में या मेरे मुक्के में। चाची ने चाचा से चिल्लाकर कहा कि वो अपने भतीजे को रोकें, लेकिन चाचा ने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया। चाचा ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे सामने एक लंबी राह है, अपने उसूलों पर टिके रहना और वो करना जो तुम्हें सही लगे। मेरी तरह मत बनना जो पूरी उम्र एक डरपोक की तरह जिया और अंत में उसे सिर्फ पछतावा मिला। चाची सुनकर आकबूला हो गई। चाचा ने बताया कि जवानी में उनका भी सपना था कि वो इंसानियत के लिए लड़े, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक मामूली सिविलियन क्लास दी और वो कुछ नहीं कर पाए। उस पल मुझे लगा कि चाचा अब मेरे साथ खड़े हैं। चाचा ने आज अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि आज वो मुझ में अपनी जवानी की झलक देख रहे हैं। उन्होंने मुझे जोश दिलाया कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी इस हिम्मत को जिंदा रखना चाहिए। चाचा बोले कि ये मुश्किल समय है और दुनिया को असली योद्धाओं की जरूरत है। उनका मानना था कि दुश्मनों को हराना ही एक मर्द का सबसे बड़ा काम है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मुझे हैरानी भी हुई क्योंकि मुझे याद था कि चाचा हमेशा सबके सामने दबकर रहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आज ऐसी बातें करेंगे। शायद उनके दिल के किसी कोने में एक योद्धा बनने की जो आग थी वो अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। तभी हुआंग कान फिर से अपनी औकात दिखाने लगा। वो मुझसे बदतमीजी से बोला कि वो मेरे सामने कभी नहीं झुकेगा। उसने धमकी दी कि अगर मैं उसे छोड़ दूं और वो बच जाए तो वो मेरा नामो निशान मिटा देगा। मैंने बस उसे चुप रहने को कहा। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने साफ कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उसका खेल खत्म कर दूं। ये सुनते ही चाची घबराकर चिल्लाई कि मैं ऐसी हिम्मत न करूं। उन्होंने मुझे डराया कि हुआंग कान के पिता एक दीन हैं और वो मुझे एक उंगली से मसल सकते हैं। हुआंग कान भी अकड़ रहा था, पर जैसे ही मैंने उसे खत्म करने का इरादा जताया वो अचानक घुटनों पर गिर गया। वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा। उसने माना कि उसने ट्रायल के दौरान मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मॉन्स्टर को बुलाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया था। उसने कहा कि उसने अपने पिता का नाम डुबोया है और वो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मुझे उसकी हालत पर तरस नहीं बल्कि घिन आ रही थी। मैंने उसे चेतावनी दी कि दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना हर बार मैं उसे ऐसा ही सबक सिखाऊंगा। चाची और युतिंग दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे उठाने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग कान जैसा लड़का मेरे सामने क्यों झुका, लेकिन हुआंग कान के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो मन ही मन अपनी एक्टिंग पर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया है। उसे शक था कि मैंने कोई प्रतिबंधित दवाई ली है जिससे मुझे थोड़े समय के लिए ताकत मिली है। उसने माफी मांगने का और यहाँ तक कि डर के मारे कपड़े गीले करने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं उसे छोड़ दूं। वो इंतजार कर रहा था कि कब मेरी दवाई का असर खत्म हो और वो मुझसे बदला ले। तभी अचानक पूरे शहर में एक गूंज सुनाई दी। ये सुप्रीम स्टार टावर से होने वाली एक बड़ी घोषणा थी। स्टार टावर से तभी कोई संदेश आता है जब कुछ बहुत जरूरी बात हो। सबको याद आया कि पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब मुरोंग यूलियान ने अकेले एक 5 स्टार बॉस को हराया था। सबकी नजरें आसमान की तरफ थी जहां ट्रायल की रैंकिंग आने वाली थी। हुआंग कान बहुत खुश था। उसे लगा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि मैंने ड्रग्स लिए हैं, इसलिए मेरा नाम रैंकिंग में नहीं होगा। उसे उम्मीद थी कि वो खुद टॉप 50 या शायद टॉप 20 में होगा। उसे लगा कि रैंकिंग ही एक प्रोफेशन की असली ताकत दिखाती है। तभी रैंकिंग का ऐलान हुआ। पहले नंबर पर जो नाम था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो मेरा नाम था सुचेंग। हुआंग कान की चीख निकल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मुमकिन है। वहाँ खड़ी एक लड़की ने बताया कि उसके पिता ने भी मेरे बारे में सुना है। लोग कह रहे थे कि मैं कहीं से एक चमकते सितारे की तरह आया हूँ और मेरी वजह से ही सेकंड एकेडमी ने पहली बार थर्ड एकेडमी को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया है। हुआंग कान अब भी चिल्ला रहा था कि जरूर रैंकिंग में कोई गलती हुई है। चाची चिल्लाकर कहने लगी कि ये कैसे मुमकिन है, पक्का रैंकिंग में कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन तभी पास खड़ी युतिंग ने उन्हें समझाया कि सुप्रीम स्टार टावर का सिस्टम कभी गलत नहीं होता। उसने कहा कि मेरा स्कोर इतना ज्यादा है कि मैंने ली शुआंदियान को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। युतिंग को लगने लगा था कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है और मैं आगे चलकर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी आदमी बनूंगा। चाची और युतिंग मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। चाची को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार कहने लगी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इस सुचेन का
जिसका नाम बस मुझसे मिलता जुलता हो। उन्हें लगने लगा था कि ये पक्का कोई इत्तेफाक ही होगा और वो जीनियस कोई और होगा जिसका नाम भी सुचेन है। उन्हें यही बात सही लग रही थी क्योंकि वो मुझे एक लूजर मानती थी। लेकिन तभी सेकंड एकेडमी के डीन वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मुझे देखते ही खुशी से चिल्लाकर कहा कि सुचेन, आखिरकार तुम मिल ही गए। उन्होंने सबको बताया कि मैंने इस ट्रायल में पहला स्थान हासिल किया है और वो एकेडमी की तरफ से मुझे इनाम देने आए हैं। डीन की बात सुनते ही चाची का चेहरा एकदम से बदल गया। उनके चेहरे पर अब एक नकली मुस्कान थी। वो कहने लगी कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिल गया है। वो बड़े गर्व से बोलने लगी कि अब हम समाज में सिर उठाकर जी सकेंगे। वो कहने लगी कि अगर मेरे पिता आज जिंदा होते तो उन्हें मुझ पर बहुत गर्व होता। चाची ने बड़े प्यार का नाटक करते हुए मुझसे कहा कि रात का खाना तैयार है और मुझे उनके साथ रुककर खाना खाना चाहिए। लेकिन मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने साफ कह दिया कि अब मेरा उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चाचा ने भी चाची को बुरी तरह डांटा। उन्होंने चाची से कहा कि जब उन्होंने खुद ही मुझे घर से निकाला है तो अब उन्हें मुझे रुकने के लिए कहने का कोई हक नहीं है। चाचा ने चाची को एक लालची औरत कहा और बोले कि वो अब मुझे परेशान करना बंद करे। चाची को अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने एक अनमोल हीरे को पत्थर समझकर घर से बाहर फेंक दिया है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। डीन मुझे थोड़े किनारे ले गए और बोले कि क्या मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी में मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मैंने मजाक में कह दिया कि पक्का ये प्यार तो नहीं होगा। डीन ने मेरी बात को अनसुना किया और बताया कि इस बार एलायंस ने मुझे तियानकिंग एकेडमी में सीधे एडमिशन का मौका दिया है। उन्होंने गर्व से कहा कि मैंने हाइडोंग प्रांत के इतिहास में पहली बार ऐसा कमाल किया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके अलावा कोई और काम का इनाम नहीं मिल सकता। मैंने मजाक में एक विला की मांग कर दी। डीन मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने समझाया कि तियानकिंग एकेडमी ड्रैगन रीजन की नंबर 1 एकेडमी है और वहाँ साल में सिर्फ 3 लोगों को ही डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। डीन ने मुझे ये भी बताया कि तियानकिंग एकेडमी में मुरोंग ल्यूलियान है और मुझे उनसे वो खास क्लासलेस स्किल मिलने वाली थी। जब उन्होंने मुरोंग ल्यूलियान का नाम लिया तो मैंने उन्हें सच बता दिया। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि मैंने वो स्किल वाला स्लॉट बेच दिया है। डीन की आंखें फटी की फटी रह गयी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैंने इतनी कीमती चीज बेच दी। वो चिल्लाकर बोले कि क्या मुझे पता भी है कि मैंने क्या किया है। उन्होंने कहा कि कई प्रोफेशन योद्धा पूरी जिंदगी में एक भी एक्स्ट्रा स्किल हासिल नहीं कर पाते और मैंने उसे इतनी आसानी से बेच दिया। वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। डीन ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे उन्हें मुझ जैसा पागल आज तक कोई मिला ही नहीं। इससे पहले कि मैं उनकी बात का जवाब देता, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। एक नया मिशन शुरू हो चुका था। मुझे अगले 10 घंटों के अंदर उसी 2 स्टार डंजन के 10 चक्कर लगाने थे। दूसरों के लिए स्किल्स बहुत कीमती होती हैं, पर मुझे पता था कि जब तक मैं सिस्टम के ये मिशन पूरे करता रहूंगा मुझे नए नए स्किल्स मिलते रहेंगे। डीन मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुरोंग ल्यूलियान तियानकिंग एकेडमी की एक लेजेंड है और आने वाले वक्त में वो नानस्टार लॉर्ड्स की लिस्ट में जरूर शामिल होगी। वो मुझे समझा रहे थे कि वो मुझे सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि एक शानदार करियर दे सकती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उनकी बात समझ आ रही है। मैंने उनकी बात सुनी पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने पूछा, डीन, तियानकिंग एकेडमी में जो मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ है क्या मैं उसे भी बेच सकता हूँ? ये सुनते ही डीन का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो गुस्से में चिल्लाए, निकल जाओ, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। उधर यंग मास्टर लो गुस्से से पागल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि प्लेटफॉर्म के वो 5 स्टार प्रोफेशनल्स मुझ जैसे मामूली लड़के को खत्म करने में नाकाम कैसे रहे। उसके साथ खड़े आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि शायद वो लोग सिर्फ बातों के शेर थे और उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए फेक रिव्यूज का इस्तेमाल किया होगा। लो ने फैसला किया कि अब वो खुद मुझे ढूंढने आएगा। उसे उन प्राचीन खंडहरों में जाने के लिए वो चाबी हर हाल में चाहिए थी जो मेरे पास थी। लेकिन उसके नौकर ने उसे याद दिलाया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अब शुरू होने वाले हैं और उसे तियानकिंग एकेडमी में अपनी जगह पक्की करनी है। उसने सलाह दी कि छोटे फायदे के लिए लुओ को अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहिए। तभी वहाँ अंकल तियान आ गए। वो एक 4 स्टार मेंटल ग्रैंड मास्टर थे। उन्हें देखकर लुओ को तसल्ली हुई कि अब काम पक्का हो जाएगा। मैं वापस अपने दोस्तों से मिला। जिलान और बाकी लोग तैयार खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस बार ट्रेनिंग के लिए हम कौन से मैजिक डोमेन में जाने वाले हैं। मैंने साफ कह दिया कि हम उनमें से कहीं नहीं जा रहे बल्कि हम उसी 2 स्टार डंजन में वापस जा रहे हैं जहां हमारा पिछला ट्रायल हुआ था। मेरे दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्हें लगा कि सिर्फ 3 लोगों के साथ उस खतरनाक जगह जाना बहुत बड़ा रिस्क है। तभी मुझे वहाँ वेई बिहुई दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो हमारे साथ डंजन चलना चाहेगा। उसने बड़े घमंड से मना कर दिया। उसने कहा
कि तुम लोगों के साथ जाना सिर्फ समय की बर्बादी है। वो इसी वक्त तियानकिंग एकेडमी के लिए निकल रहा था ताकि सीनियर मुरुंग से मिल सके। उसे लग रहा था कि वो क्लासलेस स्किल हासिल करके पूरे प्रांत का टॉपर बन जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझ रहा था क्योंकि मैंने वो कीमती स्किल उसे बेच दी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या खोया है। जब हम डंजन के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। लोग या तो ट्रायल की तैयारी कर रहे थे या अंदर से थककर बाहर आ रहे थे। लोगों ने हमें उस तरफ जाते देखा तो हैरान रह गए। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा कि क्या ये सुचेन नहीं है जिसकी रैंकिंग स्टार टावर में नंबर 1 आई है। वो लोग देख रहे थे कि हम नॉर्मल डोमेन की जगह उस म्यूटेटेड 2 स्टार डंजन की तरफ जा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही वहां डंजन की जानकारी चमकने लगी। स्पाइडर क्वीन की गुफा, लेवल की जरूरत 2 स्टार से 3 स्टार और खिलाड़ियों की जरूरत 40 लोगों की बड़ी टीम। मुझे हैरानी हुई कि पिछली बार जब मैं अंदर गया था तब ये सब जानकारी वहाँ क्यों नहीं थी। तभी मुझे समझ आया कि ये सब जानकारी सुप्रीम स्टार टावर ने अब सेट की है ताकि योद्धाओं को खतरे का अंदाजा हो सके। मुझे सच में इस बात का अंदाजा नहीं था कि 2 स्टार डंजन में बदलने के बाद ये जगह 40 खिलाड़ियों वाली एक बड़ी टीम का डंजन बन जाएगी। इससे ये साफ पता चलता था कि ये जगह अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जिलांग के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने मुझसे धीरे से पूछा कि भाई सु, क्या हमें सच में कुछ और लोगों को टीम में शामिल होने के लिए नहीं बुलाना चाहिए? वो अंदर से काफी डरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त कम है, बस अंदर चलो। जैसे ही हम अंदर जाने लगे वहाँ खड़ा हर इंसान हमें ही देख रहा था। पीछे से लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था कि सुचेन के पास तो कोई क्लास ही नहीं है तो वो ये सब कैसे करेगा। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि उसकी नंबर 1 रैंकिंग बस एक दिखावा है। लोगों को लग रहा था कि गधों के अचानक गिर जाने की वजह से उसे किस्मत से सारा क्रेडिट मिल गया। खैर, लोग चाहे जो भी कहें, उन्हें पक्का यकीन था कि सिर्फ 3 लोग मिलकर 40 खिलाड़ियों वाला डंजन कभी पार नहीं कर पाएंगे। उनके हिसाब से हम कभी जिंदा वापस नहीं आने वाले थे। अंदर पहुँचते ही मैंने लीली से कहा कि वो अपनी छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल करे और मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचे। लीली कांपती हुई आवाज में बोला कि भाई सु, मैं अपनी पुरानी जान आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, बस मुझे बचा लेना। वो भागकर आगे गया और चिल्लाया, भाई सु, जल्दी करो, मुझे बचाओ। मुझे मानना पड़ेगा कि लीली का मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचने वाला शरीर किसी भी जादुई चीज से कहीं ज्यादा काम का है। उसकी वजह से छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करने की रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अब चमत्कार देखने का वक्त आ गया है। अगले ही सेकंड सैकड़ों 2 स्टार मॉन्स्टर्स पलक झपकते ही कुचल दिए गए। वही चमत्कार बार बार हो रहा था। बाहर खड़ी स्पाइडर क्वीन को शायद ताजा मांस की खुशबू आ गई थी, लेकिन जब उसे गधों के पैरों की आवाज सुनाई दी तो वो भी समझ गई कि मामला गड़बड़ है। वो गुस्से में थी कि फिर से वही गधे कैसे आ गए। लीली जोश में आकर बोला कि भाई सु, मैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को लोड करके लाता हूँ, चलिए जारी रखते हैं। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी अभी तो अंदर आए थे। उसने हैरानी से कहा कि हमने तो अभी डंजन का 1% हिस्सा भी नहीं देखा है। लेकिन तभी सिस्टम का मैसेज फ्लैश हुआ, स्पाइडर क्वीन का घोंसला क्लियर हो चुका है, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? उधर डंजन के बाहर अंकल तियान बड़े आराम से खड़े थे। उन्हें पूरा यकीन था कि सुचेन और उसके साथी अंदर ही खत्म हो जाएंगे। वो सोच रहे थे कि ये बच्चे कितने मासूम हैं, क्योंकि 2 स्टार डंजन इतना बड़ा है कि अगर वो खुद 4 स्टार होने के नाते 10 लोगों को साथ ले जाते तब भी उन्हें भरोसा नहीं होता। उन्होंने खुश होकर यंग मास्टर लुओ को फोन मिलाया। लुओ ने पूछा कि अंकल तियान, क्या काम हो गया? अंकल तियान ने बड़े घमंड से कहा कि सब कुछ हो गया है और वो जल्द ही चाबी लेकर आएंगे। लुओ बहुत खुश था और उसने कहा कि वो खुद आकर इस जीत का जश्न मनाएगा। अंकल तियान ने बातों बातों में अपने इनाम का जिक्र भी कर दिया और करीब 8 से 10 लाख डॉलर की मांग की। लुओ ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें 1 थप्पड़ इनाम में दूंगा, जरा अपने पीछे देखो। अंकल तियान ने पीछे मुड़कर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाने लगे कि ये कैसे हो सकता है? ये लोग इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? वहाँ खड़ी भीड़ भी सन्न थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या डंजन में फिर से कोई हादसा हुआ है? लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये नामुमकिन है, उन्होंने डंजन क्लियर नहीं किया होगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने इतनी जल्दी इसे क्लियर किया है तो वो अपनी गंदगी खाने का लाइव स्ट्रीम करेगा। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला कि उसे पता है क्या हुआ है। उसने कहा कि जब हम बड़ी एकेडमी में जाते हैं तो हमें एक डंजन ट्रायल इंटरप्शन स्टोन मिलता है जिससे बीच में ही बाहर आया जा सकता है। सबको यही लगा कि हमने हार मान ली और बीच में ही बाहर आ गए। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार घोषणा गूंज
गूंजी जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। सबको बधाई दी गई कि सु चेन, लिली और जिलान ने स्पाइडर क्वीन की गुफा को न केवल क्लियर कर लिया है बल्कि इस सीक्रेट रेन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जब रिकॉर्ड का समय बताया गया तो वहाँ सन्नाटा छा गया। हमने ये डंजन सिर्फ 7 मिनट और 28 सेकंड में पूरा किया था। वहाँ खड़ा हर इंसान चिल्लाने लगा, क्या ये कैसे मुमकिन है? लोगों को ये बात बिल्कुल पागलपन लग रही थी। उनका कहना था कि अगर डंजन में एक भी मॉन्स्टर न हो। ये बार घुसने पर मेरे साथी बहुत खुश थे। लीले कहने लगा कि वो तो बस मेरे साथ टहलने गया था और बिना कुछ किए उसका लेवल बढ़ गया। जिलांग भी अब 1 स्टार बन चुका था और हम दोनों हंस रहे थे कि वो बेवकूफ वे बिहुई हमारे साथ नहीं आया। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसने कितना बड़ा मौका गवा दिया है। मैंने बिना रुके फिर से अंदर जाने का फैसला किया। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 10 डंजन पूरे करने वाला मेरा टास्क जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उधर अंकल तियान अपनी नाकामी पर शर्मिंदा थे। उन्होंने यंग मास्टर लुओ से एक और मौका मांगा और वादा किया कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेंगे। लुओ ने उन पर भरोसा करते हुए कहा कि वो इस बार मेरा लाइव शिकार देखना चाहता है। अंकल तियान को लगा कि मुझ जैसे 1 स्टार योद्धाओं को संभालना उनके लिए बहुत आसान होगा। हम दोबारा डंजन से बाहर आए और एक बार फिर घोषणा हुई कि रिकॉर्ड फिर से टूट गया है। इस बार हमने सिर्फ 6 मिनट और 18 सेकंड में काम तमाम कर दिया था। पूरी भीड़ अब दंग थी और लोग मुझे गॉड्सु कहकर पुकारने लगे थे। कुछ लोग तो हमारी टीम में शामिल होने के लिए मिन्नतें करने लगे। उन्हें पता था कि इतने बड़े डंजन को क्लियर करने से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। 2 बार डंजन क्लियर करने के बाद हम सबका लेवल अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। यहाँ कोई स्टार टावर नहीं था, इसलिए हम अभी 2 स्टार नहीं बन सकते थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जब लेवल बढ़ना बंद हो गया है तो मैं बार बार अंदर क्यों जा रहा हूँ। अंकल तियान बाहर घात लगाए बैठे थे और मेरा लाइव शिकार शुरू करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं एक बार फिर डंजन के अंदर चला गया। 10वीं बार बाहर खड़े लोगों को लग रहा था कि मैं पागलों की तरह बार बार डंजन के अंदर क्यों जा रहा हूँ। उन्हें लगा कि मैं सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, पर वो नहीं जानते थे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन डंजन के अंदर का नजारा उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक था। आज 10वीं बार उन गधों ने स्पाइडर क्वीन को अपने पैरों तले रौंद दिया था। वो दर्द और नफरत से चिल्ला रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि उसे पिछली 9 बार की सारी बातें याद थीं। आमतौर पर सीक्रेट रेन के मॉन्स्टर्स दोबारा पैदा होने पर पिछला सब भूल जाते हैं, पर ये स्पाइडर क्वीन हर एक स्कूम को याद रखे हुए थी। मुझे समझ आया कि ये पक्का उस म्यूटेशन का असर है जिसकी वजह से ये डंजन बदला था। मरते मरते स्पाइडर क्वीन ने अपनी आत्मा, अपनी हड्डियों और अपने खून का इस्तेमाल करके मुझ पर एक खौफनाक श्राप डाल दिया। उसने चीखते हुए कहा कि वो इस तबाही के पीछे के मास्टरमाइंड को कभी माफ नहीं करेगी और उसे या उसके अपनों को खत्म करके ही दम लेगी। आखिरकार मेरा मिशन पूरा हुआ। मुझे बड़ी बेसब्री से अपने इनाम का इंतजार था। तभी मेरा सिर दर्द से फटने लगा। ये दर्द पिछली बार से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मैं अब लेवल 4 पर पहुंच चुका था, लेकिन मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। हर बार लेवल बढ़ने के बाद भी मेरी असली ताकत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे चिंता होने लगी कि अगर लेवल 9 तक पहुंचते पहुंचते ये सिरदर्द ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या मैं इसे झेल पाऊंगा। मेरे साथी जिलांग और लीले भी अब अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। बिना 2 स्टार ट्रायल पास किए उनका लेवल अब और नहीं बढ़ सकता था, वरना 10 बार डंजन क्लियर करने के बाद हम आसानी से 3 स्टार तक पहुंच जाते। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, 10 घंटों में 10 बार 2 स्टार डंजन क्लियर करने का टास्क पूरा हो गया था। रिवॉर्ड के तौर पर मुझे एक नई स्किल मिली, वार्डरोब डिसआर्मर। मैंने सिस्टम से दोबारा पूछने को कहा कि क्या वाकई ये कोई स्किल है। सिस्टम ने साफ किया कि इस स्किल से मैं अपने दुश्मन के शरीर से कोई भी एक कपड़ा गायब करके उसे हासिल कर सकता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि ये क्या बकवास है। क्या सिस्टम मुझे कोई ठरकी या अपराधी बनाना चाहता है? इस घटिया स्किल का लड़ाई में क्या काम? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, सिस्टम का एक और अलर्ट आया। मुझ पर स्पाइडर क्वीन के श्राप ने असर करना शुरू कर दिया था। अचानक मेरे शरीर में एक बहुत ही ठंडी और काली ताकत समाने लगी। मुझे लगा कि ये अंधेरा मुझे पल भर में खत्म कर देगा। मैंने घबराकर सिस्टम से कहा कि इस श्राप को खत्म करो, पर सिस्टम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये उसकी सर्विस का हिस्सा नहीं है। मुझे सिस्टम पर बहुत गुस्सा आया। तभी हवा में स्पाइडर क्वीन की रूह गूंजी। उसने कहा कि वो एक महान रानी थी और मैंने उसे मिट्टी की तरह रौंदा है, इसलिए अब वो अपनी आत्मा की कीमत पर मुझे बर्बाद कर देगी। उसका श्राप बहुत भयानक था। उसने कहा कि मुझे अपने सबसे करीबी या सबसे प्यारे इंसान को अपने ही हाथों से खत्म करना होगा। मेरे हाथ बेगुनाहों के खून
से रंग जाएंगे और दुनिया मुझे हमेशा के लिए ठुकरा देगी। मेरे होश उड़ गए। वो जानवर वाकई बहुत चालाक और जहरीली थी। ये श्राप मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मैंने तुरंत अपने साथियों जिलांग और ये की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा कि तुम दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मुझसे जितना हो सके उतना दूर भागो। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक मुझे क्या हुआ है। उधर पोर्टल के बाहर अंकल तियान घात लगाए बैठे थे। उन्होंने हमें बाहर निकलते देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि एक छात्र का लगातार 10 बार 2 स्टार डंजन क्लियर करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। उन्हें लगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता था, पर यंग मास्टर लुओ से दुश्मनी मोल लेने की कीमत तो मुझे चुकानी ही होगी। उनकी नजरों में अब मेरा अंत तय था। अंकल तियान को पूरा भरोसा था कि वो मुझे 5 सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे। वो इस पूरे शिकार का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि यंग मास्टर लुओ को अपनी काबिलियत दिखा सके। इधर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्तों पर चिल्लाया, जा तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से निकलो। अगर तुमने और इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी आवाज में घबराहट और बेपसी साफ थी, क्योंकि श्राप का अंधेरा मुझ पर हावी हो रहा था। लेकिन जिलान और लीले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लीले ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उसने बड़े भावुक होकर मुझसे कहा कि वो हम तीनों में सबसे कमजोर और बेकार है, इसलिए अगर श्राप की वजह से किसी को मरना ही है तो वो उसे मार दे। उसने मुझसे बस एक वादा मांगा कि जब मैं भविष्य में 9 स्टार लॉर्ड बन जाऊं तो मैं उसे न भूलूं और किसी पुनर्जन्म वाले टोकन से उसे वापस जिंदा कर दूं। भागने का वक्त अब निकल चुका था। श्राप पूरी तरह सक्रिय हो गया था। स्पाइडर क्वीन की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी कि या तो मैं अपने अपनों को खत्म कर दूं या ये श्राप मुझे ही निगल जाए। तभी अंकल तियान मुझ पर झपटे। उन्हें लगा कि मैं डर के मारे जम गया हूँ और हिल भी नहीं पा रहा। उन्होंने मुझे एक नौसिखिया बच्चा समझा, लेकिन उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, बूढ़े तुम्हारी टाइमिंग एकदम सही है। अपनों को मारने के बजाय मेरे पास अब एक दुश्मन सामने खड़ा था। मैंने श्राप की उस पूरी काली ताकत को अंकल तियान की तरफ मोड़ दिया। वो चीखने लगे, नहीं ये क्या है, मुझे बचाओ, ये बुराई का बुराई के हाथों ही अंत था। वो हमें मारने आए थे लेकिन खुद ही काल के गाल में समा गए। मुझे तभी समझ आया कि ये उसी गिरोह का आदमी था जिसने पहले भी मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। इतने में अंकल तियान का फोन बजने लगा। यंग मास्टर लुओ का फोन था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से लुओ ने बड़े घमंड में पूछा कि अंकल तियान क्या काम हो गया। मैंने बड़े सुकून से जवाब दिया, प्यारे भतीजे आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। लुओ की आवाज अचानक बदल गई। उसने हैरान होकर पूछा कि ये मैं हूँ। अंकल तियान कहाँ हैं और उनका फोन मेरे पास कैसे आया। मैंने साफ कह दिया कि उस बूढ़े का अंत हो चुका है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लुओ अब अपनी असलियत पर उतर आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ट्रायल रियल में वो छोटा बॉक्स मिला था जिसमें चाबी है। उसने खुद कबूल किया कि उस डंजन में जो म्यूटेशन हुआ था और छात्रों की जान खतरे में पड़ी थी वो सब उसी की साजिश थी। वो उस प्राचीन खंडहर की चाबी चाहता था जो उस पेस्टाइप मास्टर ने छोड़ी थी। उसने बताया कि कुल 5 चाबियां हैं और बाकी 4 पहले ही ली जा चुकी हैं, इसलिए उसे ये आखिरी चाबी हर हाल में चाहिए। उसे लगा कि वो मुझे डरा देगा। उसने कहा कि जैसे ही वो मुझे खत्म करेगा चाबी अपने आप बाहर आ जाएगी। उसने खुद को एक विशाल ड्रैगन और मुझे एक छोटा सा जीव बताया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जिलान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। जिलान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सु एक एक शब्द रिकॉर्ड हो गया है। लुओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि मैंने उसे जानबूझकर जाल में फंसाया है और अब उसके जुर्म के सबूत हमारे पास हैं। लुओ परिवार ड्रैगन डिस्ट्रिक्ट के सबसे मशहूर परिवारों में से एक है और पिछले 100 सालों में उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। मुझे पता था कि सिर्फ सबूतों के दम पर उन्हें गिराना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम अब वो मुझ पर सरेआम हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लुओ अपमान और गुस्से से जल रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, अब असली खेल शुरू हुआ है। यंग मास्टर लुओ को एक बात समझ आ गई थी कि अगर मैंने वो सबूत एलायंस को दे दिए तो उनके पूरे परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। वो फिलहाल मुझसे खुलकर दुश्मनी नहीं मोल ले सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसे वो चाबी हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि अगर इस बार मौका निकल जाता तो उसे फिर से 100 साल इंतजार करना पड़ता। उसने अपनी एकेडमी बदलने का फैसला किया ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम के दौरान खुद मुझसे निपट सके। उसे लगा कि एग्जाम के दौरान होने वाले हादसों पर एलायंस भी कुछ नहीं कह पाएगा। उधर मुझे बाद में पता चला कि ये शुआंगयान ने अपने मास्टर को उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाई थी जिसे मैंने 10 दिन पहले अपने पुराने स्कूल के पास मारा था। वो फोटो देखते ही उसके मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बुरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने बताया कि वो कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि वाइल्ड गॉड का चौथा बेटा था जिसने बरसों से इंसानियत के लिए तबाही मचा रखी थी। जब उन्हें पता चला कि उस मॉन्स्टर को मैंने खत्म किया है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। ये शुआंगयान ने उन्हें बताया कि मैंने
स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उसके मास्टर मेरी ताकत से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें एक बड़ा डर सता रहा था। उन्हें पता था कि वाइल्ड गॉड बहुत बदला लेने वाला देवता है और अब उसका पूरा संप्रदाय मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। उधर मुरुंग यूलियान के घर के बाहर कोई उसे आवाज दे रहा था। उसे लगा कि शायद मैं आया हूँ, लेकिन वहाँ वेई बिहुई खड़ा था। वेई बिहुई उसे देखते ही चहक उठा और बड़े अदब से उसे सीनियर मुरुंग कहकर पुकारने लगा। लेकिन जब मुरुंग ने मुझसे जुड़ी वो खास स्किल देने की बात की तो वेई बिहुई ने साफ कह दिया कि मैं वहाँ नहीं आया हूँ। उसने बताया कि मैंने अपना वो स्लॉट उसे बेच दिया है। ये सुनते ही मुरुंग यूलियान गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और चिल्लाकर बोली कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैंने उसके साथ मिलने वाला मौका किसी और को बेच दिया। उसने वेई बिहुई को झिड़कते हुए वहाँ से फौरन निकल जाने को कहा। उसने साफ कर दिया कि वो अपनी स्किल्स सिर्फ चैंपियन को ही देगी और अगर मुझे वो स्किल चाहिए तो मुझे खुद उसके पास आना होगा। वहीं बाहर झाड़ियों में लॉर्ड वुल्फ और उसके आदमी घात लगाकर बैठे थे। उन्हें खबर मिली थी कि मैं मुरुंग यूलियान से मिलने आने वाला हूँ। उन्हें लग रहा था कि मुरुंग जैसी टॉप एकेडमी की टॉपर का बॉयफ्रेंड कोई बड़ा योद्धा होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो सिर्फ एक मिड स्कूल का छात्र है तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही वेई बिहुई मुरुंग के घर से बाहर निकला, लो के आदमियों ने सोचा कि वही सुचे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। बेचारा वेई बिहुई समझ ही नहीं पाया कि वो लोग कौन हैं और उसे क्यों मार रहे हैं। वो बस अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था, पर वो लोग उसे बुरी तरह सबक सिखाने पर तुले थे। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से वेई बिहुई की शामत आने वाली है।